होमो सैपियन, जिसे आज हम एक परफेक्ट ह्यूमन कहते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा है कि इंसान पहले बंदर था, पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये पूरी सच्चाई नहीं है? तो हमारी शुरुआत कैसे हुई? हमारे जन्म का राज क्या है? हमारे पूर्वजों को बंदर क्यों कहा गया? इवोल्यूशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? आज आपको वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो शायद आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए गए। तो चलिए खोलते हैं वो प्राचीन इतिहास के पन्ने जो जीवन के अद्वितीय सफर को दर्शाते हैं। शुरू करते हैं द वीडियो टॉपिक, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आज से करीब 5 बिलियन साल पहले धरती पर सिर्फ खोलता हुआ लावा था। धरती उस वक्त मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। माना जाता है कि धरती की सतह का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। धरती से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड टकरा रहे थे। वोल्केनिक इरप्शन शुरू थे। कॉमेट्स के धरती से टकराने के कारण पानी आइस के फॉर्म में धरती पर आना शुरू हो गया। करीब 500 मिलियन साल बाद धरती पूरी पानी से घिर गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी कॉन्टिनेंट या ज़मीन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ना ही कोई एनिमल या कोई बैक्टीरिया इस वक्त धरती पर जी सकता था। 300 मिलियन साल तक धरती पर चेंजेस होते रहे। फिर एस्ट्रॉइड धरती से टकराने लगे और समुद्र की गहराइयों में वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो गए। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के कारण धरती के अंदर कुछ एलिमेंट्स एंटर हुए, जिसकी वजह से धरती की सतह का निर्माण हुआ। आज से करीब 4 बिलियन साल पहले समुद्र के अंदर कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स और एलिमेंट्स एकजुट होकर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स। यूवी रेडिएशन, लाइटनिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज आया और वो इवॉल्व होकर बन गए आरएनए। बाद में जाके आरएनए में म्यूटेशन देखा गया। म्यूटेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के जीन में कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाना। हम इसे एक बेसिक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि आपने पोलर बियर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ठंडे रीजन में रहता है। उसके बॉडी के ऊपर बहुत थिक और डेंस हेयर होते हैं, वो काम करते हैं इंसुलेशन का। उसी तरह अगर आप किसी गर्म रीजन में जाओगे तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर कम बाल देखने को मिलेंगे आपको। इसी को कहते हैं म्यूटेशन। अभी म्यूटेशन का मतलब ये नहीं कि क्लाइमेट का चेंज, बट द चेंज इन जीन। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस नहीं कि आज हम अगर अटलांटिक में रहने गए तो हमारे ऊपर बहुत सारे बाल आ जाएंगे, ये बात नहीं है। म्यूटेशन को होने के लिए कम से कम हजारों सालों का वक्त लगता है। वेल, बैक टू द आरएनए। आरएनए फिनिन थर्बोकार्बोमाइड नाम का एक पीटीसी मॉलिक्यूल जनरेट करता है, जिसकी वजह से दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आया, जिसका नाम था फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। शॉर्ट फॉर्म में कहे तो फूका। दूसरी ही ओर एक सेल फॉर्म हुई जिसे साइंटिस्ट आज प्रोटोसेल कहते हैं, जो कि फूका से अलग थी, पर फूका जैसे ही लिमिटेड वर्क परफॉर्म कर सकती थी, जैसे मेटाबॉलिज्म और सेल्फ रेप्लिकेशन। यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक सेल 2 हिस्से में डिवाइड हो जाती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है। वेल, बैक टू द टॉपिक। फूका जब एग्जिस्टेंस में आया तब ना ही वो एक ऑर्गेनिज्म था और ना ही हम उसे एक डेवलप सेल कंसिडर कर सकते थे। पर समय के साथ फूका में भी चेंजेस देखे गए और पूरे 200 मिलियन साल बाद फूका इवॉल्व हो गया लूका में। लूका का मतलब होता है द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। आज आप जितने भी प्लांट्स, एनिमल या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, माना जाता है कि उन सबका एक कॉमन एंसेस्टर फूका। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी इवॉल्व हुए हैं लूका से। लूका ने खुद जैसी बहुत सारी कॉपीज बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इवोल्यूशन में एक ग्रेजुअल चेंज देखा गया। यही सेल की कॉपीज नए जीन्स बना रही थी। 2 बिलियन सालों तक सेल्स खुद की कॉपीज बना रही थी, जिसकी वजह से जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन और ज़्यादा स्टोर हो रही थी। और ऐसा ही चलता रहता, पर एक घटना घटी कि सेल्स एक दूसरे में ही कंबाइन होना शुरू हो गई। इसकी वजह से जीन्स भी कंबाइन हो रहे थे। जीन्स के एकजुट होने के कारण इंफॉर्मेशन भी कंबाइन हो गई और सेल्स अपनी ही तरह एक परफेक्ट सेल्स बनाती रही, और ये प्रोसेस सालों तक चलती रही। सेल्स में म्यूटेशन देखा गया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत होने लगी। जीन्स हर समय ट्रांसफर हो रहे थे, जो कि एक नया बदलाव लाया पानी के अंदर। नए ऑर्गेनिज्म विकसित हुए, जिसमें से एक हमारे पूर्वज थे, 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म्स।
इनकी बात की जाए तो ये कुछ ही काम कर सकते थे, जैसे कि यंगून प्रोड्यूस करना और पानी में इधर उधर टहलना। और इनका नसीब एक जगह पर अच्छा नहीं था। ये अभी किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं देख सकते क्योंकि इनके पास फिलहाल आंखें ही नहीं हैं। पर ये वो समय था जब इन्हें देखने की ज़रूरत आन पड़ी, ना सिर्फ चीज़ों का परीक्षण करने के लिए पर खुद को दूसरे जीवों के हमले से सुरक्षित करने के लिए भी। इन्हें करीब 20 मिलियन साल का वक्त लगा आँखों को विकसित करने के लिए। इनके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए जो कि इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते थे, और अगर वो कुछ देख रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा। इसलिए उनकी आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग इवॉल्व हुआ, और ऐसे ही प्रोसेस चलती रही और हमारे पूर्वज पूरी तरह से बदल गए। वाटर वॉर्म से मछली के आकार में आ गए और उनका ब्रेन कुछ छोटे डिसीजन ले सकता था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग अलग चेंजेस आते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही इवॉल्व कर रहे हो। पर बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ थी जो कि इवॉल्व हो रही थी, जिसमें से कुछ प्रजातियाँ हमारे पूर्वजों के लिए खतरा बन रही थी। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने उनके बॉडी में एक चेंज किया, उनकी स्किन को थिक और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब वो और ज़्यादा सेफ हो गए, पर अभी खतरा टला नहीं था। इसलिए हमने एक एडॉप्टेशन की और समुद्र के ऊपरी हिस्से पर रहने का फैसला किया। इस एडॉप्टेशन की वजह से हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि हम समुद्र के ऊपर रहते थे तो हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट सांस ले सकते थे। इस वजह से हमारे अंदर लंग्स का निर्माण हुआ जो कि हमें मदद करते थे पानी के अंदर और पानी के बाहर सांस लेने में। अब हम एक ऐसे जीव बन चुके थे जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह पर रह सकते हैं। आज से करीब 365 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने ज़मीन को अपने घर के रूप में चुना। जैसे जैसे हम ज़मीन पर रहने लगे उसी तरह हम एक नए चीज़ का अनुभव ले सकते थे। ज़्यादा चीज़ों को याद रखने के लिए हमारा दिमाग और ज़्यादा विकसित होना शुरू हो गया। अब ज़मीन पर हमसे भी ज़्यादा ताकतवर जानवर रहने लगे थे, जिस वजह से हमें उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी, जो कि शरीर में एक स्लाइट चेंज लाया। हमारे अंदर म्यूटेशन हुआ और हमारा शरीर और बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता गया। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है जो कि उस कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में एक खतरा मंडरा रहा था। आज से करीब 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ और ज्वालामुखी फटने लगे। लावा और टॉक्सिक गैस बहुत तेज़ी से रिलीज़ होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज़ होना शुरू हो गई और कुछ ही सालों में पूरी दुनिया इन हानिकारक गैसेस से ढक गई, जिसमें से 95% जानवर एक्सटिंक्ट हो गए और 5% बच गए, जिनमें से एक हमारे पूर्वज थे। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी और वो पहले जैसी हो गई। अब हम लगभग बिल्ली जैसे दिखते थे। हम घसीट के नहीं चलते, हम पूरे पैरों पर निर्भर थे। पर हम अकेले ही नहीं थे जो कि इस धरती पर इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रहे थे। पर एक ऐसा एनिमल भी था जो आगे चलकर इस पूरी धरती पर राज करने वाला है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की। साइबेरिया में जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तब 5% एनिमल बच गए, जिनमें से डायनासोर्स भी एक थे। पर उनके बाद डायनासोर्स बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुए और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। आज अगर हमें सर्वाइव करना है तो उनसे बचना होगा। ये हमसे बहुत फास्ट इवॉल्व हुए, जिस वजह से ये हमसे बहुत बड़े और ताकतवर बन गए। हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि हम इन डायनासोर्स से बच जाएं। इसीलिए हमारा शरीर छोटा और छोटा होता गया। अब हम तकरीबन एक चूहे जैसे दिखते थे और ज़मीन के अंदर होल बनाकर रहते थे। हमारे बाल बहुत ज़्यादा घने थे, इस वजह से हम ठंड से बच पाए। हमारे पूर्वजों को उस वक्त बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना पड़ता था, इस वजह से उनके सेंस और ज़्यादा एक्टिव हो गए। उनकी हियरिंग, सेंसेशन और रिएक्शन और ज़्यादा यूनिक हो गया और हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप होने लगा। डायनासोर ज़मीन के ऊपर राज कर रहे थे, इसलिए हमारे पूर्वज ज़मीन के नीचे रहते थे। पहले हमारे पूर्वज अंडे देते थे, पर ज़मीन के अंदर रहने के कारण उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि बेबी बॉडी के अंदर ही फॉर्म होने लगे। पर कहते हैं ना, जिसकी शुरुआत हुई है उसका एक निश्चित अंत भी होता है। इस तरह आज से 66 मिलियन साल पहले एक चट्टान जिसका साइज माउंट एवरेस्ट जितना था, एक यूनिवर्स के कोने से आकर मैक्सिको वैली से टकरा गया। ये कोलिजन इतना भयानक था कि छोटे छोटे डस्ट के टुकड़े पूरे धरती पर बरसने लगे थे। धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और धरती पर टॉक्सिक गैसेस के बादल छाने लगे और डस्ट के टुकड़े आसमान से आग जैसे बरस रहे थे, जिसकी वजह से डायनासोर्स जल के खाक हो गए और बचे हुए डायनासोर्स ऑक्सीजन की कमी से मारे गए।
पर कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि इस धरती के अंदर बिल बनाकर रहते थे वो इस महाविनाश से बच गए, जिनमें से एक हमारे पूर्वज थे। डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद धरती फिर से ठंडी होनी शुरू हो गई और पहले जैसी हो गई। मैमल्स में तेजी से इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी देखा गया और नए मैमल्स ने एक्सटिंक्ट डायनासोर की छोड़ी हुई पारिस्थितिक जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। प्राइमेट्स जो कि मैमल्स का ग्रुप है जिसमें इंसान, बंदर और एप्स शामिल हैं, ये सब इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होने लगे। शुरुआती प्राइमेट्स छोटे पेड़ों पर रहते थे जिनके पास पकड़ने वाली हाथ और देखने के लिए आगे की तरफ आंखें थी। हमारे पूर्वज समय के साथ साथ इवॉल्व कर रहे थे और पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे। ये हमारी तरह दिखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे क्योंकि आगे चलकर इनको अलग अलग प्रजाति में विकसित होना था। आज से करीब 47 मिलियन साल पहले धरती का एटमॉस्फेयर आज जैसा हो चुका था। इस वक्त धरती का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक था और धरती का एक दिन 24 आवर्स का ही होता था। इस वक्त लगभग सारे कॉन्टिनेंट जाने पहचाने थे, बस एक कॉन्टिनेंट का क्रिएशन होना बाकी था। धरती की दो बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल देखी गई जो कि धरती की दो प्लेट्स को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही प्लेट है जिस पे आज दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ, इंडिया। हमारा भारत बहुत तेज़ी से एशिया कॉन्टिनेंट की ओर जा रहा था और दोनों के टकराने के कारण एक बहुत बड़ा माउंटेन फॉर्म हुआ जिसे आज हम कहते हैं हिमालय। आज से करीब 4 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका में एक माउंटेन फॉर्म हुआ जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पहाड़ पानी के बादलों के लिए ऑब्स्टेकल बन चुका था, जिस वजह से दूसरी तरफ के जंगल में बारिश की कमी होने लगी और उसी जंगल के पेड़ों पर रहते थे एप्स। पेड़ पर रहने का कारण ये था कि इन्हें कभी खाने की कमी ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गया और इन एप्स के लिए खाना ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। खाने की तलाश में इन्हें पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। एरिडिपिटेकस रेमिडस ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया था, जिनका दिमाग एक क्रिकेट बॉल की साइज का था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार साल के इवोल्यूशन के बाद अब ये 2 पैर पर चल सकते थे। इससे कम एनर्जी लगती थी और शिकार करने में आसानी होती थी। उसका दिमाग भी तेज़ी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे थे। वक्त के साथ साथ इवोल्यूशन चलता रहा। हमारे पूर्वज विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया था। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतते बीतते हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया और आग की ये खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, जो इन्हें रात में उजाला देती थी, ठंड में गर्मी देती थी और सबसे इम्पॉर्टेंट, पका हुआ खाना खाकर इनके ब्रेन का साइज़ और बड़ा हो गया। होमो इरेक्टर जो हमारे पूर्वज थे, जो दूसरे किसी जानवर से बहुत इंटेलिजेंट थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपनी आवाज़ों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया, जिससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके ज़रिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। यही वो आखिरी चीज़ थी जो हमें विकसित बनाने में मदद करती है। आज से करीब 2 लाख साल पहले हम होमो सैपियन बन चुके थे, धरती के सबसे इंटेलिजेंट जीव। धरती पर सबसे बड़ा ब्रेन हमारे पास था, औजार थे, भाषा थी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास दिमाग था। आज हम इस इवोल्यूशन की वजह से इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्स में 40,000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करना हो या आज वो सब काम मुमकिन है। आज हम इस धरती पर सबसे ज़्यादा विकसित इंसान हैं, पर हमें पता नहीं कि फ्यूचर में हमारा इवोल्यूशन कैसे होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर कुछ करना ही है तो हमारे नए वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए जय हिंद।